हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश डीएलएड का द्वितीय वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। जी हाँ, ये दोनों वर्षों में, प्रथम वर्ष में भी और द्वितीय वर्ष में भी सबसे कठिन विषय माना जाता है। सबसे ज्यादा स्टूडेंट इसी विषय में फेल होते हैं, बैक लगती है। तो इस विषय को हम बहुत ही बेहतरीन और ढंग के तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी बैक लगने की संभावना ना हो, बहुत अच्छे अंकों के साथ आप ये पास करें। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोफिशिएंसी इंग्लिश की इकाई 5 यूनिट 5। इसके पहले ऑलरेडी यूनिट 1 2 3 4 की वीडियो लेक्चर हम ला चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, आपको मिल जाएगी वहां पर। तो चलिए बात करेंगे इस 5th यूनिट की प्रोफिशिएंसी इंग्लिश। इसका नाम है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। जी हाँ, शब्दकोश और व्याकरण, यानी जो वोकैब होता है, जो शब्द भंडार होता है, जिन जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के जो शब्दों को जानते हैं, वो वोकैबुलरी और ग्रामर यानी कि व्याकरण, इसकी बात हम करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि इस वीडियो लेक्चर में आपको क्या क्या बताऊंगा। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इस इकाई की, 5वीं इकाई की ब्लूप्रिंट अंक योजना की, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कौन कौन सा आता है, इस इकाई पर कितने प्रश्न आवंटित हैं, और साथ ही साथ फिर हम बात करेंगे इस पूरे इकाई के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज, यानी डीएलएड की परीक्षाओं में, पूर्व में जो प्रश्न पत्रों में परीक्षाओं में क्वेश्चंस आए होंगे, उन प्रश्नों को भी देखेंगे और उनके सवाल के हल भी देखेंगे कि कैसे उनके आंसर्स लिखने होते हैं, पॉइंट वाइज, थ्योरी वाइज। साथ ही साथ हम उन प्रश्नों को भी इस वीडियो लेक्चर में शामिल करेंगे जो आने वाले डेट की परीक्षा में संभावित है, यानी कि क्वेश्चंस हैं, यानी आने वाले डेट की परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बात करें इसके हम ब्लूप्रिंट की। तो इसकी अंक योजना की बात करें तो इस पर टोटल जो अंक आवंटित है, टोटल 7, यानी इस एक इकाई को पढ़कर आपको 7 अंक हासिल हो सकते हैं। इसमें ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं वो रहते ही हैं। इसमें आपको एक क्वेश्चन जो रहता है एमसीक्यू वाला रहता है, यानी कि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऐसे यहां पर 5 ही आते हैं इस विषय में, आपको पता ही होगा कि प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। तो 5 में से एक यहां पर जो वस्तुनिष्ठ रहेगा, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा, वो रहेगा एमसीक्यू वाला रहेगा, ठीक है, 1 मार्क्स, और ग्रामर वाला ही रहता है वो, जैसे अपोजिट वर्ड पूछना, एडजेक्टिव एडवर्ब पूछना, नाउन प्रोनाउन पूछना, ऐसी चीजें पूछते रहता है, इसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन रहता है। फिर आता है 2 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन, मतलब यहां पर रहेंगे 2 2 2, यानी कि वेरी शॉर्ट जो रहेंगे 2 मार्क्स के, वो 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स, इस प्रकार से 3 क्वेश्चन रहेंगे। यानी वेरी शॉर्ट, यानी कि आप ये जान लीजिए कि 30 वर्ड्स में उनके उत्तर लिखने होते हैं। कितने वर्ड्स में? 30। जी हाँ, 30 वर्ड्स, यानी कि 30 शब्दों में उनके उत्तर लिखने ही पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, उसका ब्लूप्रिंट है, अंक योजना है। तो हमने बात कर ली ब्लूप्रिंट की, अंक योजना की। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अपने डीएलएड की 100% तैयारी करना चाहते हैं, अपने डीएलएड का ये डिप्लोमा डिग्री आप डिस्टिंक्शन मार्क्स के साथ पास करना चाहते हैं, 90+% बनाना चाहते हैं, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक मिलेगी, आप वहां से ऐप पर डाउनलोड करके डायरेक्टली आपका द्वितीय वर्ष का कोर्स परचेस कर सकते हो, और घर बैठे सारी तैयारी, मार्केट से ना कोई किताब खरीदने जरूरत, ना कोई नोट्स, ना कोई बुक्स, कोई सीरीज कुछ खरीदने की जरूरत नहीं, मात्र एक कोर्स से आपकी 100% तैयारी हो जाएगी आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो सबसे पहले जो हमारा प्रश्न यहाँ पर हम जिससे शुरुआत करने जा रहे हैं, पहला ही प्रश्न है, व्हाट आर एंटोनिम्स, गिव एन एग्जांपल, यानी एंटोनिम्स क्या होते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। ठीक है, पहले जिन्होंने नहीं पता था तो एंटोनिम्स, एंटो एंटो एंटी ऐसा कुछ आपको प्रोनाउंस हो रहा है, इसका मतलब क्या था? उल्टा। जी हाँ, इसका मतलब क्या था? उल्टा, यानी कि अपोजिट। अपोजिट को ही एंटोनिम कहा जाता है। अपोजिट वर्ड हमने बचपन में पढ़ रखा होगा ना, जैसे गुड का बैड, टॉल का शॉर्ट, है ना, फैट का थिन, हॉट का कोल्ड, ये सब पढ़ रखा, डे का नाइट, ये सब पढ़ रखा हमने, है ना। तो वही एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स होता क्या? यही होता है। तो एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं, एंटोनिम्स आर दोज वर्ड्स, है ना, एंटोनिम्स वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ उल्टा होता है, अलग होता है, अपोजिट मीनिंग होता है ना। एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट हैव अपोजिट और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। अपोजिट या फिर उल्टा ऐसा कहा जाता है ना, उसका अर्थ जो होता है उल्टा होता है। अब मैंने फैट कहा, फैट का उल्टा क्या होगा? थिन, मोटे का पतला। मैंने गुड कहा, गुड का क्या होगा? बैड। शॉर्ट का क्या होगा? टॉल, है ना। हाई का क्या होगा? लो। डे का क्या होगा? नाइट। तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं जिनका जस्ट अपोजिट वर्ड, अब ऐसा नहीं डे का नाइट होता है, तो भाई नाइट का भी डे होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होते हैं जो जिनका अर्थ अपोजिट होता है, एंटोनिम से कहा जाता है। ठीक है, तो द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स आर नोन एज एंटोनिम्स, उन्हें एंटोनिम्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो वर्ड्स होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है उल्टा अर्थ दर्शाने के लिए। दीज आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस कॉन्ट्रास्ट मीनिंग, कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग, यानी अपोजिट, उससे उल्टे अर्थ में। ठीक है, वैसे तो इन्हें हम एंटोनिम्स कहते हैं। अगर एंटोनिम्स के एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल पूछता है, एंड मैंने कहा था ना कि 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है एमसीक्यू फॉर्म में, बहुविकल्पीय प्रश्न जैसा, तो वहां पर पूछेगा द वर्ड डे
हैज अपोजिट मीनिंग ऑफ, है ना। डे किसका अपोजिट मीनिंग है, 4 ऑप्शन दे देगा उसमें से एक चुनना होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो जैसे हॉट एंड कोल्ड, बिग एंड स्मॉल, लाइट एंड डार्क, अप एंड डाउन, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हो एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिट वर्ड्स है। बचपन में लिखते थे ना, बचपन में पढ़ते जैसे कोल्ड, फिर ऐसा एक्स करके क्रॉस करके लिखते थे, कोल्ड का हॉट, है ना, बिग का स्मॉल, ऐसे लिखा जाता था। अब ये क्रॉस क्यों करते थे ऐसा एक्स, क्योंकि भाई ये अपोजिट मीनिंग को दर्शाता था ना, इसलिए। तो ऐसा पढ़ा गया हमको बचपन में, हम सब अपोजिट वर्ड पढ़े ही होंगे बचपन में। तो अपोजिट वर्ड ही एक्चुअल में एंटोनिम्स है ना। अब एंटोनिम का ही अपोजिट क्या होता है, सिनोनिम। अब ऐसे वर्ड्स जिनके उल्टे अर्थ अपोजिट वाले मीनिंग होते हैं तो एंटोनिम्स, ऐसे वर्ड जिनके समान मीनिंग होते हैं तो सिनोनिम्स। ऐसा सिनोनिम भी आता है, एक क्वेश्चन और आता है, जैसे यहां पर एंटोनिम्स का है तो एक क्वेश्चन और है जो आप ध्यान में रखेंगे, व्हाट आर एंटोनिम्स, गिव एन एग्जांपल। और सवाल आ सकता है व्हाट आर सिनोनिम्स, गिव एन एग्जांपल। सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, अब एंटोनिम्स में क्या बोला कि एंटोनिम्स आर द वर्ड दैट हैड अपोजिट मीनिंग्स। तो सिनोनिम्स में क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स आर द वर्ड्स which have same meanings, है ना। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होते हैं, वर्ड अलग अलग लेकिन मतलब सेम ही होता है ना। तो सिनोनिम्स भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ता है, अभी एंटोनिम समझ ही आ गया आपको, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर हिंदी में कहा जाए तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहते हैं। शायद आप व्याकरण हिंदी वगैरह में पढ़े भी होंगे स्कूल लाइफ में, अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, बता दे रहा हूं। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, वैसे वर्ब का मतलब क्रिया होता है, एक्शंस, कोई हैबिट, कोई आदत, है ना, कुछ काम किया तो क्रिया हो गई, वर्ब हो गया, ठीक है। तो वर्ब दो प्रकार के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब में होता क्या, पहले मोटा मोटी आपको ऐसे ही समझा देता हूं। देखो, अगर मैंने कोई काम किया और उसका असर सिर्फ मेरे पे हो रहा है, ठीक है, और कोई काम कर रहा हूं उसका असर दूसरे पर हो रहा है, तो दोनों को ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव अलग अलग क्लैरिफाई करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहां पर अगर मैं आपको समझाता हूं तो देखो, पहले हम बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब की, है ना। ट्रांजिटिव, अब नाम में ट्रांजिटिव यानी ट्रांसफर होगा, यानी क्रिया करूंगा मैं लेकिन असर किसी और पर होगा, इसे कहेंगे ट्रांजिटिव। जैसे उदाहरण के तौर पर आई हिट द बॉल, अब मैंने बॉल को मारा, मैंने क्रिया की, पर दर्द तो बॉल को होगा, या बॉल हिलेगी या बॉल दूर तक जाएगी, कैसा भी होगा, मतलब क्रिया करेगा कोई और लेकिन उसका असर किसी और पर दिखाई देगा। ऐसे वर्ब को, ऐसे क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है, आप इसे सकर्मक क्रिया कह सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसी है, एक्शंस दैट ट्रांसफर टू समवन और समथिंग। जैसे मैंने कहा क्रिया कोई और करेगा लेकिन उसको होगा उसका असर दूसरे पर, उसको ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। आई टीच स्टूडेंट्स, पढ़ाया मैंने लेकिन समझ तो आपको आ रहा है, तो मैं जो पढ़ाने का काम कर रहा हूं कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आपको समझ रहा होगा ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में जो एक्शन होता है, जो हरकत होती है, वो ट्रांसफर हो जाती है किसी दूसरे व्यक्ति पर या दूसरे चीज पर, इसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन क्या है, एक्शंस दैट ट्रांसफर टू समवन और समथिंग, है ना। ऐसे हरकतें, ऐसे एक्शन जो समवन और समथिंग, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति पर ट्रांसफर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखो भाई, अभी बनता कैसे है, तो देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब करूंगा मैं और किसी चीज को करूंगा, असर उस पर हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, ही किक्ड द बॉल, अब ही मतलब कोई लड़का ही होगा, आदमी होगा, उसने क्या किया, अब वही सब्जेक्ट हो गया, उसने क्या किया, किक्ड, यानी कि बॉल को लात मारी, किक्ड एक्शन हो गया, ये एक्शन हो गया, और बॉल क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा हुआ, यानी मैंने क्रिया किया, लात मारने का काम मैंने किया, लेकिन मारा किस हो गया, बॉल को, असर किस पर होगा, बॉल पर, ठीक है। तो मेरे एक्शन का असर किसी और पे, मेरी हरकत का असर किसी और पे, तो इसे कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब पे। इंट्रांजिटिव यानी इसको हम अकर्मक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव मतलब अकर्मक क्रिया। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो भाई इसमें क्या होगा, अब पहले में क्या होता है, देखो कभी भी जब इससे अपोजिट वाले आते हैं ना, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, तो आसान बहुत है याद रखना। क्यों, पहले वाले में क्या हो रहा था, एक्शन दूसरे पर ट्रांसफर होता, यहां पर क्या होगा, एक्शन दूसरे पर ट्रांसफर होगा ही नहीं, क्योंकि अपोजिट चीज है ना, याद रखना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो यहां देखो इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इसमें एक्शंस डू नॉट ट्रांसफर टू ऑब्जेक्ट। पहले हमने क्या लिखा था ट्रांजिटिव वर्ब में कि एक्शंस ट्रांसफर होते हैं दूसरे पे, अब यहां पर क्या होता है कि एक्शंस ट्रांसफर नहीं होते दूसरे पे, मतलब मैं काम करूंगा तो मेरे पे असर होगा, ठीक है। तो एक्शंस दैट डू नॉट ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट, ऐसे एक्शन जो दूसरे पर ट्रांसफर होते ही नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं। द बेबी क्राइड, बच्चा रोया, है ना। अब बच्चा रोया तो बच्चा खुद को ही रुला रहा है, यानी उसके एक्शन का असर उस पर ही हो रहा है, ठीक है, उस पर ही हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव। आई किक्ड द बॉल, मैंने बॉल को मारा। अब इसमें क्या होगा ना, दो चीजें शामिल होगी, दो चीजें दिख रही है आपको, आई और बॉल। अब द बेबी क्राइड, आई लाफ्ड, मैं हंसा, अब मैं हंसा तो इसका असर मेरे पे होगा ना, मेरे ऊपर ही वो एक्शन दिखेगा, मेरे हंसने का असर मेरे पर ही दिखेगा, ठीक है। बट आई बीट मोहन, मैंने मोहन को मारा, मतलब मैंने मोहन को मारा,
तो मेरे मारने का असर मोहन पर दिखाई देगा। क्लियर? तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव, क्योंकि मारा मैंने, असर उसको होगा, दर्द उसी को होगा। फिर मैं हंसा, मैं रोया, मैंने बोला, आई स्पीक, आई लिसन, आई क्राइड, आई लाफ, ये सब तो मैं कर रहा हूं। यहां तो तीसरा कोई शामिल ही नहीं है, ना कोई तीसरा व्यक्ति शामिल है, ना कोई तीसरा ऑब्जेक्ट शामिल है। या मैं हूं और मेरी हरकत है, तो मैं हूं और मेरा एक्शन है, तो ये क्या होगा? इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, इनट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया में क्या होता है? एक्शन ट्रांसफर नहीं होता किसी चीज पर या किसी व्यक्ति पर, जबकि ट्रांजिटिव वर्ब में होता है, किसी चीज या किसी व्यक्ति पर वो ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आई स्लैप्ड मोहन, मैंने मोहन को थप्पड़ मारा। ठीक है, अभी क्या हो गया? मैं भी हूं और मोहन भी है, दो लोग शामिल हो गए। आई किक द बॉल या ही किक द बॉल, ही भी हो गया और बॉल भी, दो चीजें शामिल है। इसमें दो लोग या दो चीज शामिल होंगे, किसमें? ट्रांजिटिव वर्ब में। पर इन ट्रांजिटिव वर्ब में दो लोग या दो क्रिया शामिल ही नहीं होती, उसमें एक ही आदमी रहता है, वही सारी हरकत करता है। जैसे द बेबी क्राइड, बेबी बच्चा रोया। आई लाफ्ड, मैं हंसा। आई क्राइड, मैं रोया। तो ये इसमें मैं ही शामिल हूं, मैं ही हरकत कर रहा हूं, मैं ही एक्शन कर रहा हूं। ऐसे को बोलेंगे हम इनट्रांजिटिव वर्ब बोलेंगे, अकर्मक क्रिया बोलेंगे। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ आ ही गया होगा आपको। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है व्हाट आर होमोग्राफ्स, राइट एंड एग्जांपल्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, इसका एग्जांपल लिखिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, होमोग्राफ क्या होते हैं। देखिए, होमोग्राफ में होता क्या है कि ऐसे वर्ड जिनकी भाई स्पेलिंग सेम होती है पर मीनिंग डिफरेंट होती है, मतलब जिन शब्दों को आप लिखोगे सेम टू सेम, ठीक है, पर उनके कुछ और वर्ड्स भी होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है, उसकी बात हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, वो होमोफोन्स वगैरह बात की बात होगी। अभी हम बात करें होमोग्राफ्स की। तो होमोग्राफ्स में होता क्या है कि भाई अब हम दो शब्द होते हैं, दोनों की स्पेलिंग भी सेम लिखते हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका उच्चारण जो रहता है डिफरेंट रहता है। स्पेलिंग सेम होगी, अर्थ डिफरेंट होगा और उच्चारण भी डिफरेंट होगा। अभी कैसे बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे ए मेटल वर्सेस टू गाइड। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लीड, LEAD लीड, ठीक है, और LEAD लीड। अब लीड एक मेटल का नाम है, लीड धातु पता ही होगा आपको, ठीक है। और लीड करना, टीम लीडर, टीम को जो लीड करता है, कैप्टन जो लीड करता है, दोनों में लीड लीड बोलेंगे, स्पेलिंग भी सेम है पर दोनों का अर्थ डिफरेंट है ना। एक जगह पर लीड का मतलब होता है मेटल की बात होती है, एक जगह लीड का मतलब होता है गाइड करना, दिशा निर्देश दिखाना, डायरेक्शन दिखाना, है ना, वो नेतृत्व करना जिसे हम कहते हैं। तो ये हो गया। तो जो होमोग्राफ्स होते हैं, होमोग्राफ्स होते क्या है? तो होमोग्राफ्स आर द वर्ड्स which have same spelling but have different meanings and different pronunciation। कई बार ऐसा होगा कि इनका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी अलग होगा, ठीक है, पर एक चीज तो कंफर्म है कि इनका स्पेलिंग सेम होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होता है। जैसे लीड की स्पेलिंग देख लो आप, अब लीड में, लीड की स्पेलिंग, एक लीड इस्तेमाल, मतलब है तो सेम, LEAD लीड, है ना, पर इसी लीड को हम मेटल भी बोलते हैं। लीड यानी पीबी जिसका सिंबल होता है, आपने अगर पढ़ा होगा तो, लीड धातु पीबी जिसे बोलते हैं, ये हैवीएस्ट मेटल में से होता है ना, हैवीएस्ट मेटल, ठीक है। अगर आप बचपन में केमिस्ट्री वगैरह थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो वो जो पूरा चार्ट होता है मेटल वाला, है ना, नोमेनक्लेचर इसमें नाम लिखे होते हैं, वो पूरे में से आप देखोगे तो पीबी यानी कि लीड जो होता है वो सबसे भारी धातु होती है, सबसे भारी हैवीएस्ट मेटल होता है। और इसी लीड का मतलब क्या होता है? लीड करना, लीडर, लीड करता है। आपने कई बार किसी को बोलते हुए सुना कोई लीड मिली क्या, है ना, कई बार इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, कोई सबूत, कहीं कोई इशारा मिले कि हम उस डायरेक्शन में काम करें, तो उसे भी लीड बोलते हैं। स्पेलिंग तो सबकी सेम रहती है, तो ये होमोग्राफ है, लेकिन अर्थ क्या होता है? डिफरेंट। द वर्ड विच हैव सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट मीनिंग्स आर नोन एज होमोग्राफ्स। दे हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस, कई बार तो उनके प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया होमोग्राफ। समझ में आ गया आपको? एग्जांपल भी ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला है व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव वोकैबुलरी। एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी क्या होती है? ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी, पहले तो वोकैबुलरी समझ लीजिए। वोकैबुलरी का मतलब होता है शब्दकोश, शब्द भंडार, ठीक है। अभी अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं तो मैं हिंदी में जिन जिन शब्दों का प्रयोग करता हूं, मुझे जितने जितने शब्द पता होंगे, वो मेरा वोकैब है, वो मेरा हिंदी का शब्दकोश है, शब्द भंडार है, ठीक है, बिल्कुल डिक्शनरी जैसा। अब डिक्शनरी किताब तो अलग होती है, पर आपको कितने शब्द याद है वो आपकी वोकैबुलरी है। मुझे इंग्लिश में कितने शब्द याद है वो मेरी वोकैबुलरी है इंग्लिश की, है ना। तो वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है? शब्दकोश, शब्द भंडार, वोकैब जिसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें एक्टिव और पैसिव क्या है? अब हम बात करेंगे एक्टिव वोकैबुलरी की, है ना। ऐसे शब्द जिनका अर्थ आपको तुरंत याद आ जाता है, जो आपकी जुबान पर एकदम चढ़ा होता है, ठीक है। आई टीच, आई गो दिस एंड डू दिस, आई डोंट नो दिस, माय नेम इज दिस दिस, ये जो शब्द है ना बहुत आसान से फटफट बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये हमारे एक्टिव वोकैब जैसा होगा। यानी ऐसे शब्द जिनका इस्तेमाल हम तुरंत करते हैं, जिनका हमें अर्थ पता होता है और इंस्टेंटली हमारे मुंह से निकल जाते हैं, हमारे मन से निकल जाते हैं तुरंत के तुरंत, उसे हम एक्टिव वोकैब कहते हैं। फिर आता है पैसिव।
जैसे हमें कोई निबंध लिखना है अंग्रेजी में, ऐसे लिखना है, फिर हम सोचते हैं, कुछ कठिन शब्द हमें पता जरूर होते हैं पर थोड़ा सोचने में समय लगता है, उसका अर्थ वगैरह में समय लगता है, तो ऐसे को हम पैसिव वोकैब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैसिव वोकैब, है ना। ऐसे वर्ड्स को हम पहचानते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम समझते हैं, ऐसे को हम सोचते भी हैं, लिखते भी हैं, बट ये तुरंत के तुरंत नहीं आ जाते और इनका इस्तेमाल हम हमेशा नहीं करते। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। जैसे खेलना, कूदना, उठना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, चुप रहना, रोना, हंसना, ये सब तो नॉर्मल शब्दों के होंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं चिंतन करता हूं, मेरे मन में आत्ममंथन हो रहा है, तो ये जो शब्द है चिंतन, आत्ममंथन, आमतौर पर तो हम इस्तेमाल करते नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं इसका अर्थ नहीं पता, हमें इसका अर्थ पता है, लेकिन फिर भी हम नॉर्मली बोलते हुए अपनी भाषा में इसका इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए हमारी ये पैसिव वोकैब है। ठीक है, तो पैसिव वोकैब क्या होगा? द वर्ड्स विच आर अंडरस्टूड, विच आर रिटन, विच आर यूज्ड, बट वी डोंट यूज इट ऑफन, हम अक्सर उसका इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे शब्द जिनका अर्थ हमें पता होता है, जिन्हें हम लिखते भी है, जानते भी है, जिनका अर्थ भी पता होगा, लेकिन हम उन शब्दों को प्रायः पुनः पुनः बार बार इस्तेमाल नहीं करते, है ना, आमतौर पर उसका इस्तेमाल करते नहीं, ऐसे को हम पैसिव वोकैब बोलते हैं। या जिन शब्दों, देखो वोकैब का मतलब क्या होता है? आपको जिन शब्दों को पता है, जिन शब्दों की जानकारी आपको है, ठीक, और उसमें भी जिन शब्दों की जानकारी आपको है और उसको आप बार बार आमतौर पर बोलचाल की भाषा में रोज इस्तेमाल करते हो, तो उसे हम कहेंगे क्या? एक्टिव वोकैबुलरी। और फिर ऐसे भी शब्द होंगे जिनका आप आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते होंगे, ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं उसका अर्थ नहीं पता, उसका अर्थ भी पता होगा, पर आम बोलचाल की भाषा आप उसको इस्तेमाल नहीं करते, इसे बोलते हैं पैसिव वोकैबुलरी। क्लियर? तो ये हो गया एक्टिव और पैसिव वोकैबुलरी। क्लियर है? समझ गया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला है डिफाइन अ सेंटेंस इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, सेंटेंस को, वाक्य क्या होता है उसे अपने शब्दों में बताइए, उसकी परिभाषा लिखिए, वाक्य किसे कहते हैं। तो हमको पता है कि वाक्य जो होता है वो शब्दों का समूह होता है, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। अब इसका भी एक मीनिंगफुल, सार्थक शब्दों का समूह, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो, है ना, उस समझ में तो आना चाहिए ना, उसका मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स इज नोन एज सेंटेंस। ये तो अपने मन से बना सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो देख लो, हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना, एक शब्दों का समूह जिसका पूर्ण रूप से अर्थ निकलता हो, है ना, उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। द सेंटेंस आर ऑफ 4 काइंड्स। ये जो सेंटेंस होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। हो सकता है आपको एमसीक्यू पूछ दे हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस आर देयर, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं इंटरनल से। ठीक है, तो पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, अब एक्सक्लेमेटरी आप जानते होंगे, विस्मयाबोधक चिन्ह लगता है, ऐसा उल्टा वाला स्मॉल आई, विस्मय जिसमें होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल रहता है ना, जिसमें आश्चर्य जैसा कुछ होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क वाला आपको याद ही होगा, है ना। तो ऐसे कई प्रकार के, ये तो 4 मेन है, अभी इसके और भी होते हैं, नेगेटिव वगैरह बहुत, अफर्मेटिव, बहुत सारी चीजें होती है, पर हम अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं तो 4 है यहाँ पर, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। ये सेंटेंस के प्रकार है। दीज आर द काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यहाँ पर 4 प्रकार है सेंटेंस के। ठीक है, अब सेंटेंस की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स व्हिच मेक्स कंप्लीट सेंस, है ना, सार्थक शब्दों के समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो उसे ही वाक्य यानी कि सेंटेंस कहते हैं। इनके 4 प्रकार होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और उसके बाद क्या है हमारा असर्टिव सेंटेंस, और उसके बाद हमारा क्या है इंट्रोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो आप 4 देखेंगे, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये सेंटेंस के 4 प्रकार भी हैं। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे इकाई 5 यूनिट 5 के थे, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के, इसी के साथ ये विषय हमारा समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। और डिटेल में इससे क्वेश्चन देखने हैं और डिटेल में सारे क्वेश्चन जानने हैं आपको, इसी विषय के नहीं, प्रोफेशनल इंग्लिश के नहीं, और भी अन्य विषयों के वीडियो लेक्चर्स, उनके सारे डिटेल में नोट्स, शॉर्ट नोट्स, हर विषय की हर इकाई के एमसीक्यूज, ये सब कुछ आपको जानना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है, उनके सॉल्यूशन देखना है, तो ये आपको मिल जाएगा हमारे कोर्स में। जी हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक दी है, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके हमारा कोर्स डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इस वक्त 33% की छूट चल रही है, परीक्षा नजदीक है, अभी ऑफर बंद हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो जल्द से जल्द लाभ उठा ले। ठीक है, तभी जो छूट चल रही है 33% की, वो छूट आपको मिलेगी, कोर्स जरूर परचेस कर ले। तो चलेंगे, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।